नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात ये समझने वाली है और समझाने की कोशिश होने वाली है कि वक्फ बोर्ड को लेकर इतना हंगामा क्यों है बरपा। जी हाँ, हमारे यहाँ तो सदियों से कहावत है कि झगड़े के बड़े कारण तीन, जर जोरू और ज़मीन। और वक्फ में सारी बात हो रही है ज़मीन को लेकर, अचल संपत्तियों को लेकर। वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड को लेकर सारा ये हंगामा क्यों मचा हुआ है, और नया कानून जो वक्फ को लेकर आ रहा है उसको लेकर इतनी चर्चा क्यों है। लोकसभा में पेश हो गया, ज़बरदस्त चर्चा चल रही है, आरोप प्रत्यारोप के भयंकर दौर हैं। और इस बार के रमज़ान में भी कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली जब अलविदा की नमाज में भी बाहों पर काली पट्टियाँ चढ़ गईं। क्या ये बाहों पर चढ़ी हुई काली पट्टियाँ केवल वोट बैंक और धर्म की पॉलिटिक्स, धर्म की राजनीति जो हिंदुस्तान में होती है वहाँ तक सीमित है, या मामला उससे आगे का कहीं ज़्यादा गंभीर, किसी धर्म को, उसके नियम कानून को आहत करने वाला है, या सचमुच सब कुछ ज़मीन का, संपत्ति का खेल है जिसको लेकर ये सारी उठापटक, कश्मकश, रस्साकशी चल रही है। और इसको लेकर जो सबसे बड़ी बात देखने में आई, जो विरोधाभास देखने में आया कि एक तरफ रमज़ान के दौरान सौगाते मोदी हुआ, शायद इसलिए कि बिहार में चुनाव है, शायद क्या ऐसा ही होता भी है, राजनीति ऐसे ही चलती है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर ऐसा बिल, ऐसा विधेयक जो संयुक्त संसदीय समिति के पास गया, संयुक्त संसदीय समिति की लंबी बैठकों और चर्चाओं के बाद, 100 से ज़्यादा बातों, मुलाकातों, बैठकों के बाद ये आखिर सदन में पेश हो गया है, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है। और कोशिश ये है कि इस पर जल्द से जल्द वोटिंग हो जाए और ये बिल पारित हो। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं, बात को समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। दरअसल वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। हालांकि इसमें आगे बढ़कर इसका विस्तार ये भी हुआ कि आप इस्लाम को माने ना माने, लेकिन आप जब धार्मिक कार्यों के लिए इसको दान कर देते हैं, अल्लाह के नाम पर इसको दान कर देते हैं, तो इस दान की हुई संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। और लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं, क्योंकि अल्लाह के नाम की संपत्ति है, लेकिन ज़मीन पर उनके नुमाइंदे बनकर बोर्ड के नाम पर, बोर्ड और एक कुछ संस्थान है और इसमें विधिवत कानून भी है। कुछ लोगों को लग सकता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी बात क्यों होती है, क्या ये कोई ऐसी संस्था है जो संविधान से, कानून से, भारत से ऊपर है? ऐसा नहीं है। इसको लेकर बाकायदा कानून है, 1995 का एक कानून है, उसके ऊपर कुछ संशोधन भी हुए हैं। और ये संशोधन पहली बार नहीं हुए हैं, बल्कि अभी जो एनडीए की सरकार ये नया कानून ला रही है, उसका कहना ही है कि 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो जाने से पहले उन्होंने जानबूझ के कुछ मनमाने परिवर्तन किए, वक्फ के नाम पे कुछ ज़मीनें कर दी गई, और ये पूरा वोट बैंक और राजनीति का खेल है। और इसने गरीब और पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़ी जाति के मुसलमान माने जाते हैं, उनके साथ अन्याय किया। और ये सारा कानून जो है वक्फ का मामला, वो गैर बराबरी का है और इसमें न्याय की गुंजाइश, न्याय के रास्ते कम छोड़े गए हैं। और पहले के संशोधन जो बल्कि कांग्रेस ने और उनसे समर्थित सरकारों ने किए हैं, वो बल्कि गैर बराबरी वाले हैं और वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसलिए समझते हैं कि ये वक्फ क्या है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी संपत्ति अगर अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है तो वो संपत्ति का मालिक, असली हकदार अल्लाह है, लेकिन उसको संचालित करने के लिए जो नीचे लोग हैं वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से उस संपत्ति को संचालित करते हैं। मोटा मोटी समझने वाली बात यह है कि ये है वक्फ। अब ये समझते हैं कि वक्फ दरअसल किया कैसे जाता है। वक्फ करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान हैं और वह उनमें से किसी एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर आपने एक बार वक्फ को दे दी तो फिर उसमें रिवर्स गियर नहीं है, फिर वो आपकी भी नहीं रही संपत्ति, वो अल्लाह की हो गई। और उसके लिए जो संचालित बोर्ड है, अब वही उसको संचालित करेगा, क्या करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, ये बोर्ड पर निर्भर है। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी, ऐसा माना जाता है। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है, मतलब अल्लाह के नाम पर दान किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर
उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा उसने लिख दिया, कर दिया वक्फ के नाम, तो फिर दूसरा कोई परिवार का व्यक्ति उस पर दावा नहीं कर सकता। अब समझने वाली बात यह है कि वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाले को क्या कहते हैं। जो वक्फ की संपत्ति संचालित करते हैं उनको क्या कहा जाता है। इस संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। जी हाँ, यही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं कि ये बोर्ड, इनकी कार्रवाई, इनकी संचालन पद्धति ही सवालों के दायरे में है। और एनडीए की सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बहुत हमलावर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर वक्फ बोर्ड और उनके संचालनकर्ताओं पर। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर दरअसल बने होते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्तियों का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उनसे आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ की भूमि का हिस्सा होते हैं। बहुत गौरतलब बात है ये कि सारे कब्रिस्तान जो है वो वक्फ की भूमि का ही हिस्सा माने जाते हैं, होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तानों का रखरखाव भी वक्फ बोर्ड ही करते हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में हैं। सभी ये सारे जितने वक्फ बोर्ड हैं वो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं। वे न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिर खानों का भी सहायता करते हैं। मतलब ये धार्मिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में लगे, मुसाफिर खानों, अस्पताल, डिस्पेंसरियों की सहायता करें और करते हैं, ऐसा माना भी जाता है। और सारे वक्फ बोर्ड यही कह रहे हैं कि हम इस सभी कार्य में लगे हुए हैं। इसी तरह वक्फ न्यायाधिकरण विशेष न्यायिक निकाय हैं जो वक्फ की संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि वक्फ के बोर्डों के पास कुल कितनी संपत्ति है, क्योंकि ये लगातार चर्चा में आया कि भारत में अगर डिफेंस, यानी हमारे पास जो रक्षा सेनाओं के पास जो ज़मीन है, डिफेंस के नाम पर जो सारी ज़मीन है, और रेलवे के, भारतीय रेल के पास जो ज़मीन है, उसके बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वो वक्फ बोर्डों के पास ही है। इसीलिए भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली वामसी के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपदाएं हैं। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 है और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,995 है। इसी संपत्ति को लेकर कई तरह के विवाद हैं। सितंबर 2024 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ को घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही कई निजी संपत्तियों से जुड़े विवाद भी वक्फ से जुड़े हैं। जैसे तमिलनाडु के थिरुचेंथुरई गांव का एक किसान पूरे गांव की ज़मीन पर दावे के कारण अपनी ज़मीन को बेच ही नहीं पाया। जी हाँ, गांव का किसान है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि इस पूरे गांव की जितनी भी ज़मीन है वो तो अल्लाह के नाम पर दान कर दी गई है, और इसीलिए चूंकि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो वो किसान अपनी खुद की ज़मीन, जिसको अपना मानता रहा, खेती बाड़ी करता रहा, और बेचने का वक्त आया तो उसको नहीं बेच पाया, और ये प्रकरण बहुत चर्चित भी रहा। इसी तरह बिहार के गोविंदपुर में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूरे गांव पर दावा करने का मामला पटना के उच्च न्यायालय में चला, और ये मामला अभी भी विचाराधीन है। इसी तरह केरल के एर्नाकुलम जिले के 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक के विजयपुरा में 15,000 एकड़ जमीन पर बोर्ड का दावा है, इसका वहां के किसान विरोध कर रहे हैं। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, यादगीर और धारवाड़ में भी ऐसे ही विवाद सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की कई शिकायतें सामने आई हैं। तो ये भी समझते हैं कि वक्फ बोर्ड पर और किस तरह से आरोप लगे हैं, वक्फ बोर्ड किस तरह के विवादों से घिरा हुआ है। तो इस तरह जो ज़मीनों के मामले अलग अलग राज्यों में विवाद में आए हैं, और कई तो बड़े मामले हैं, गांव के गांव पर वक्फ बोर्ड का दावा है, और सारे लोग जो उसको अपनी पुश्तैनी संपत्ति और जायदाद समझ रहे थे वो अब परेशान हैं, और मामले न्यायालयों में गए हैं और विचाराधीन हैं, और लंबे समय से प्रकरण चले आ रहे हैं। इसीलिए समझना जरूरी है, बात को समझना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड पर और किस तरह के आरोप लगे हैं, क्यों ये लगातार विवादों में बना रहता है।
हमेशा वक्फ का एक सिद्धांत है जो विवादों में रहता है कि एक बार वक्फ के नाम हो गई, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, इस पर कोई दावा नहीं हो सकता, वो ज़मीन अब हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड की हो गई। दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 और इसका 2013 का संशोधन अब प्रभावकारी नहीं रहा है। इसके कारण कई समस्याएं पैदा हुई हैं। अवैध कब्जे, कुप्रबंधन और स्वामित्व के विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। संपत्ति पंजीकरण के सर्वेक्षण में देरी, बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय की शिकायतें भी अक्सर मिलती रहती हैं। मतलब सारी ज़मीनों को लेकर कोई ना कोई विवाद है कि सर्वेक्षण नहीं हो रहा, पंजीकरण नहीं हो रहा। लगातार इनकी शिकायतें अलग अलग विभागों को और मंत्रालयों को मिलती रहती है। वक्फ से जुड़े मामलों की न्यायालयिक निगरानी नहीं होना भी एक बड़ी चुनौती है। वक्फ न्यायाधिकरणों के फैसलों को उच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यही वो बिंदु हैं जिनको लेकर सरकार मुखर है, वर्तमान एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, और वो चाहते हैं कि ये सूरत बदले। वक्फ संपत्तियों से जुड़े सर्वेक्षण आयुक्त का काम खराब रहा है, इसको लेकर विवाद रहा है। सर्वेक्षण आयुक्त तो है लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं करता, ये आरोप लगते रहे हैं और इस वजह से ही मामलों में देरी भी हुई है। गुजरात और उत्तराखंड में अभी तक सर्वेक्षण शुरू ही नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2014 में आदेशित सर्वेक्षण अभी भी लंबित है। विशेषज्ञता की कमी और राजस्व विभाग के साथ खराब समन्वय ने पंजीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। मतलब अगर ये सोचा भी गया कि एक बार सर्वे हो जाए, परिसीमन हो जाए, अचानक से कोई संपत्ति वक्फ की निकल आए और दिक्कत होती है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाएं, उस रिकॉर्ड पर लाने के लिए ही जो आयुक्त नियुक्त किए गए, जो राजस्व विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई, वो बस आदेश बनकर रह गए, ज़मीन पर काम नहीं हो पाया। और ज़मीन का ही सारा मामला है जो हम शुरू से बात कर रहे हैं। कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी किया, जिससे सामुदायिक तनाव पैदा हुआ। निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के लिए अधिनियम की धारा 40 का व्यापक दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगता रहा है, जिससे कानूनी लड़ाई और अशांति भी पैदा हुई। 8 राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार वहां धारा 40 के तहत 515 संपत्तियों को वक्फ का घोषित कर दिया गया है और इनको लेकर विवाद जारी है। तो यह भी जानना जरूरी, जो शुरू में भी मैं बात कह रहा था, बात को समझो में, कि क्या वक्फ बोर्ड कोई ऐसी चीज है जो संविधान से परे है, वो विधिक है भी कि नहीं, और क्या वक्फ बोर्ड ऐसी कोई चीज़ है जिसको भारत के संविधान और कानून से भी अलग रखा गया और उसकी अलग से ही सुनवाई होती है। दरअसल वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू है, जबकि अन्य के लिए कोई समान कानून, वैसा का वैसा कानून जिसका कोई पैरेलल मिलता हो, जिसका कोई उदाहरण मिलता हो, वो मौजूद नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका, जिसको PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो भी दायर की गई है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या वक्फ अधिनियम संवैधानिक है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से दरअसल जवाब मांगा है कि क्या ये वक्फ का अधिनियम है, ये संवैधानिक है भी, क्योंकि इसमें लगता है कि केवल एक धर्म के लिए कानून बना दिया गया जो पूरे देश पर लागू नहीं होता, और हमारा कानून तो सबके साथ समान व्यवहार की बात करता है। अब बात को समझो में सवाल यह है कि सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया, जिसको लेकर इतना बवाल, इतना हंगामा मचा हुआ है, वो आखिर है क्या। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया था। हालांकि बाद में इसे JPC के पास भेज दिया गया। बहुत ज़बरदस्त हंगामा मचा, विपक्ष ने इसको लेकर लगातार सदन को बाधित किया और फिर तय हुआ कि इसको संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया जाए। JPC की रिपोर्ट के बाद सरकार ने नए सिरे से 2 अप्रैल को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया है। विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं, ये बात इसमें कही गई है। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। ये जो संशोधन विधेयक है, इसके कुछ प्रमुख सुधार क्या है, ये भी हम बात को समझो में समझ लेते हैं। सबसे पहला और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसकी बात इस विधेयक में की गई है, वो है एकीकृत वक्फ प्रबंधन, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों जैसे कि वक्फ संपत्तियों के अधूरे सर्वेक्षण, न्यायाधिकरण और वक्फ बोर्डों में लंबित मुकदमों, मुतव्वलियों का अनुचित लेखा परीक्षण और निगरानी, सभी वक्फ संपत्तियों का म्यूटेशन ठीक से नहीं होना आदि में सुधार किया जाएगा। मतलब एक पूरी सिंगल विंडो प्रणाली बनाकर या एकीकृत प्रणाली बनाकर जितनी भी अव्यवस्थाएं या कमियां देखी गई इसके पहले वक्फ कानून के चलते, उनमें सुधार किया जाएगा। दूसरा बड़ा बिंदु है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों का सशक्तिकरण।
प्रतिनिधित्व और दक्षता बढ़ाने के लिए निर्णय लेने में गैर मुस्लिम, अन्य मुस्लिम समुदायों के बीच में अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं को भी तवज्जो देने की बात, विविध समूहों को शामिल करते हुए करने की बात इस नए विधेयक में की गई है। संशोधन विधेयक में लगातार ये बात सामने आ रही है कि ये केवल चुनिंदा लोगों के हाथ का हथियार बन गया है। जो प्रभावशाली लोग हैं, सशक्त लोग हैं, वो वक्फ बोर्ड पर शामिल हैं, और इससे दरअसल जो पिछड़ी जाति के या पिछड़े हुए मुसलमान हैं वो इसका लाभ नहीं ले पाते। इसमें जो प्रतिनिधित्व है वक्फ बोर्ड में वो बराबरी का नहीं है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है, पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसी को व्यवस्थित करने के लिए संशोधन लाया गया, ऐसा सरकार का कहना है। तीसरा बड़ा जो प्रस्तावित संशोधन है वो है राज्य बोर्डों की दक्षता को लेकर। एक डिजिटल पोर्टल और डेटाबेस आधारित वक्फ पंजीकरण, सर्वेक्षण, म्यूटेशन, ऑडिट, लीजिंग और मुकदमेबाजी को स्वचालित करना, इससे वैज्ञानिक तरीके से अंजाम में देना और कुशल और पारदर्शी और सुनिश्चित बनाना, मतलब कुल मिलाकर डिजिटाइजेशन सारे डेटा का कर देना, ताकि लोग किसी पोर्टल पर जाकर, किसी ऐप पर जाकर ही देख सकें कि भाई वक्फ की संपत्ति है, नहीं है, कब से है, किसकी थी, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मिले, और ऐसा अचानक किसी को आश्चर्य नहीं हो कि किसी पूरे गांव पर ही वक्फ का आधिपत्य और अधिकार हो और पता नहीं हो। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात चल रही है, उसको भी समझते हैं, क्योंकि उसको लेकर विवाद रहा कि क्या गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। दरअसल विधेयक के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से पदेन सदस्यों को छोड़कर 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसी तरह केंद्रीय वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। हालांकि निर्णय बहुमत से ही किए जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा निर्णयों पर प्रतिनिधित्व हो जाएगा। लेकिन गैर मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता का योगदान दे सकते हैं, जिससे वक्फ संस्थानों की दक्षता और शासन में सुधार होगा। मतलब अगर बहुमत से ही फैसला होना है और 22 में से 2 और 11 में से 2 होंगे तो फैसलों को तो प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, विषय के विशेषज्ञ होंगे, तो शायद सुधार तेजी से होंगे। अब ये भी समझ लेते हैं कि इस विधेयक का मकसद क्या है। सत्ता पक्ष का दावा है कि वर्तमान कानून की कमियों को दूर करना और कानून का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही विधेयक के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा, वक्फ रिकॉर्ड प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। यह विधेयक धारा 40 को हटाता है, जिससे वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने से बाज आएंगे तथा पूरे गांव को वक्फ घोषित करने जैसे दुरुपयोग से बचा जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वक्फ बोर्ड है जिसमें संपत्ति अगर दान हो गई, अल्लाह के नाम हो गई, तो उसको धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। देखिए, व्यवस्था है, उस धर्म की व्यवस्था, इस्लाम की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब समझ में आया कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, इस व्यवस्था की वजह से ज़मीन के कब्जों का खेल चल रहा है, करोड़ों की संपत्तियों का हेरफेर हो रहा है, और ये सारे आरोप हैं, लेकिन इन आरोपों की जो प्रामाणिकता है वो पता चलती है कानून न्यायालय में चल रहे उन मुकदमों की वजह से, जहाँ पर लोग अपनी खुद की संपत्ति को लेकर परेशान हैं। नियम यह है कि एक बार वक्फ की हो गई तो हो गई, फिर उस पर कोई फेरबदल नहीं होगा, और सुनवाई के रास्ते भी कम रहे। अपील को लेकर भी विवाद रहा कि 2013 का जो संशोधन था उसमें अपील थी या नहीं थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहते हुए स्पष्ट किया कि उसमें अपील का प्रावधान नहीं था। पेचीदगियां हैं, कानूनी पेचीदगियां हैं, बात को समझना आसान नहीं है। मोटा मोटी बात समझ में आ जाए, थोड़े से तथ्य और जो मूल मुद्दे हैं वो सामने आ जाएं, यही कोशिश बात को समझो में होती है। मुद्दा यही है कि 1995 का ये कानून है जिसके आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहे हैं। कुल 30 बड़े वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों का संचालन करते हैं जो अल्लाह के नाम पर दान कर दी गई हैं, लेकिन उस संचालन में अगर गड़बड़ी है, हेरफेर है, ज़मीन पर कब्जों का खेल है, तो उसको दूर करने की बात सरकार कह रही है। और वो कह रही कि इससे बल्कि वक्फ बोर्ड का संचालन बेहतर होगा, ना कि उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। राजनीतिक आरोप अपनी जगह हैं, मुद्दा अपनी जगह है और कानून अपनी जगह है। तीनों को हमने समझने समझाने की कोशिश की। आगे इस पूरे वक्फ के कानून को लेकर क्या होता है वो बात भी लेकर आपके सामने आते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।